नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले 2-3 सत्रों में हमने कामायनी पर बात की थी और उन कामायनी के लज्जा और इड़ा सर को अच्छी तरह समझा था, उन पर आधारित प्रश्नों पर गहरी चर्चा की थी। आज के सत्र में हम प्रसाद की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति आंसू पर बात करने वाले हैं और ये भी हमारे नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र आंसू की इन पंक्तियों के साथ। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज उमड़ने आई। तो चलिए इन्हीं भावनाओं को सहेजते समेटते हुए आज का अपना सत्र शुरू करते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों जो आपको हमेशा आंसू के बारे में स्मरण रखने ही चाहिए। साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते भी आपको ये सारे तथ्य पता होने चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण तथ्य यह है दोस्तों कि आंसू एक ऐसी महत्वपूर्ण अनमोल कृति है जयशंकर प्रसाद की जिसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए। जो दूसरा संस्करण था वो संशोधित और परिवर्धित संस्करण था और हमें जितनी भी तिथियां आंसू के प्रकाशन वर्ष के विषय में मिलती हैं वो उसके प्रथम संस्करण से संबंधित है। तो यदि प्रश्न प्रकाशन वर्ष पर आए तो 1925 का वर्ष हो तो 1925 ही हमको चयनित करना है। तो सबसे पहला बिंदु आंसू के विषय में जो हमें जानना है वो है कि आंसू का पहला संस्करण 1925 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ? साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ। साहित्य सदन चिरगांव झांसी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया प्रेस था जहां से उनकी स्वयं की कृतियां भी प्रकाशित हुई। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। और जहां तक इसके दूसरे संस्करण की बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा संस्करण संशोधित और परिवर्धित संस्करण था। तो यह दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में यानी 1925 में पहला संस्करण, 1933 में दूसरा, और यह प्रकाशित हुआ भारतीय भंडार प्रयागराज से। प्रयागराज और प्रयाग एक ही बात है दोस्तों। अगले बिंदु पर आते हैं। प्रथम संस्करण में मात्र 252 पंक्तियां थी। ध्यान देंगे, पहले संस्करण में केवल 252 पंक्तियां थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरा संस्करण संशोधित भी था और परिवर्धित भी था। छंदों के क्रम में परिवर्तन किया गया था, कुछ नए छंद भी इसमें जोड़ दिए गए थे, इसलिए दूसरे संस्करण में कुल 380 पंक्तियां थी। इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। मूलतः ये एक विरह काव्य है। ये बात अलग है दोस्तों कि कुछ विद्वान इसे स्मृति काव्य कह करके भी संबोधित करते हैं। दोनों ही तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, विरह काव्य भी और स्मृति काव्य भी। आंसू मूलतः किस प्रकार का काव्य है, ये यदि प्रश्न आए जैसी की संभावना है तो आपको यदि ऑप्शंस में विरह काव्य है तो विरह काव्य को चुनना है, यदि विरह काव्य नहीं है तो स्मृति काव्य को चुनना है। और आश्वस्त रहिए, दोनों विकल्प एक साथ नहीं आएंगे, अन्यथा प्रश्न विवादास्पद हो जाएगा। व्यष्टि वेदना का समष्टि वेदना के रूप में विकास यानी आंसू काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां अपनी निजी वेदना को अभिव्यक्त करना प्रारंभ करते हैं कवि जयशंकर प्रसाद, लेकिन जब वे आंसू के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो उनकी वो निजी वेदना केवल उनकी वेदना नहीं रहती, बल्कि उसका विलय सृष्टि में व्याप्त वेदना में हो जाता है। यानी व्यष्टि वेदना, व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर कवि अपने दृष्टिकोण को विकसित करता है, अपनी भावनाओं को विस्तार देता है और समष्टि वेदना में यानी संपूर्ण सृष्टि की वेदना में उसका विलय कर देता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आचार्य शुक्ल ने आंसू के विषय में क्या कहा है, हम बहुत सारे विद्वानों के कथनों पर यहां चर्चा करने वाले हैं। न जाने कौन सा कथन कब पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर नेट जेआरएफ में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने आंसू के विषय में लिखा है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु, इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू संवत 1988। अगर संवत 1988 में से 57 माइनस करेंगे तो दोस्तों 1931 आएगा, लेकिन प्रकाशन वर्ष सर्वमान्य रूप में 1925 है। ये आपको ध्यान में रखना है। रचना आंसू है। आंसू वास्तव में है तो श्रृंगारी विप्रलंभ के,
यानी जिन आंसुओं का जिक्र कृति में कवि ने किया है वे वियोग श्रृंगार में बहाए गए आंसू हैं कवि के, जिनमें अतीत के संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां हैं। और इन आंसुओं के मूल में कौन सी पीड़ा है? बीते हुए समय में उन्होंने अपनी प्रेयसी अपनी प्रिया के साथ जो संयोग के सुखद पल बिताए हैं, वे सुखद पल जब उन्हें याद आते हैं और उसके कारण उनका हृदय पीड़ा से भर उठता है, उस पीड़ा की प्रतिछवि है इन छंदों में। यानी आंसू उस पीड़ा से प्रभावित होकर के उस पीड़ा के भावावेग के फलस्वरूप प्रवाहित होते हैं। पर जहां प्रेम की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, वहां जहां हृदय की तरंगें उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं, वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। यानी ये जो आंसू यहां काव्य का नामकरण किया गया है, इन आंसुओं के मूल में दो प्रकार के बिंदु शुक्ल जी महसूस करते हैं। पहला ये कि ये वियोग श्रृंगार में अपने प्रियतम की स्मृति में बहाए गए आंसू हैं। दूसरा, कुछ एक बिंदु ऐसे भी हैं जहां पर यह आभास होता है कि ये किसी सांसारिक किसी लौकिक प्रियतम के प्रति बहाए गए आंसू नहीं है, बल्कि ये उस अज्ञात चैतन्य पुरुष यानी ब्रह्म के ईश्वर के वियोग में बहाए गए आंसू है, क्योंकि कुछ एक बिंदुओं में उस आध्यात्मिकता का भी एहसास होता है। आगे चलते हैं, दूसरे बिंदु पर आते हैं। शुक्ल जी आगे कहते हैं, जहां कवि इस चिरदग्ध दुखी वसुधा को, इस निर्मल जगती को अपनी प्रेम वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का मंगलमय उजाला देना चाहता है, वहां वे आंसू लोक पीड़ा पर करुणा के आंसू जान पड़ते हैं। तीसरा बिंदु, दो बिंदु तो हो गए, आध्यात्मिक प्रियतम यानी ब्रह्म के वियोग के आंसू और लौकिक प्रियतम के वियोग के आंसू, दो पक्ष तो पिछले कथन में आ गए। अब यहां कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं शुक्ल जी। वो कहते हैं कि चिरदग्ध दुखी वसुधा क्या है? वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, जो चिर यानी अनंत काल से, जिसका अनादि काल से जो दुख में पीड़ा में जल रही है, दग्ध यानी जल रही है, उस वसुधा को इन आंसुओं के माध्यम से यानी इस काव्य कृति के माध्यम से कवि इस संपूर्ण पवित्र जगती यानी सृष्टि अपनी प्रेम वेदना की, अपनी प्रेम की जो वेदना है उसकी कल्याणकारी यानी लोक मंगलकारी शीतल ज्वाला का प्रकाश देना चाहते हैं। यानी तीसरा बिंदु जो शुक्ल जी ने यहां पकड़ा है वो ये है कि यहां व्यष्टि चेतना को, व्यष्टि वेदना को विस्तृत कर व्यापक आधार प्रदान करते हुए कवि ने इसे समष्टि चेतना में विलय किया है, क्योंकि अपनी इस वेदना के द्वारा वो संपूर्ण संसार की वेदना का हरण कर लेना चाहता है। तो ये उसकी हो गई कल्याणी शीतल ज्वाला की मंगलमय उजाला देने की प्रवृत्ति। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वहां वे आंसू लोक पीड़ा पर करुणा के आंसू जान पड़ते हैं। यानी जहां ऐसे बिंदु आते हैं काव्य में, वहां शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि पीड़ित है, समष्टि में व्याप्त, सारे संसार में सृष्टि में व्याप्त जो वेदना है उसे देखकर वो व्यथित है, उसका हृदय दुखी है, और यही कारण है कि वो उसके हृदय में इस व्यथा को देखकर जो करुणा का भाव जान पड़ता है, जो करुणा का भाव उत्पन्न होता है, उसके फलस्वरूप उसके नेत्रों से ये आंसू प्रवाहित होते हैं। पर वहीं जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती हुई अखंड ज्वाला की प्रभ विष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि ज्वाला या वेदना की अतिरंजित और दूरारूढ़ भावना ही जो श्रृंगार की पुरानी रूढ़ी है रह जाती है। दूसरी ओर एक और बात पर शुक्ल जी इशारा करते हैं, वे कहते हैं कि लेकिन कुछ एक बिंदु इस काव्य में ऐसे भी हैं जहां कवि की दृष्टि कहां जमी रहती है? अपनी निजी पर जमी रहती है, और उसे वो सशक्त प्रभविष्णुता यानी प्रभावशाली ढंग से वो उसे अपनी वेदना को बहुत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। जहां कभी वहां ये जो पीड़ा है वो श्रृंगार का, जो वियोग श्रृंगार का जो परंपरागत रूप है उसी की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। ये एक और बिंदु है जिसको शुक्ल जी ने आंसू के विषय में अभिव्यक्त किया है। आगे चले, अगला बिंदु है, वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव निष्पन्न नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि यह कथन किसका है, तो आपको
शुक्ल जी का नाम ही विकल्प में चुनना है। यानी शुक्ल जी ये मानते हैं, क्योंकि कभी तो यह अज्ञात प्रियतम के प्रति पीड़ा है, कभी लौकिक प्रियतम के प्रति पीड़ा है, कहीं कवि की स्वयं की निजी पीड़ा है, और कहीं वो सृष्टि में अपनी पीड़ा का समाहार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न स्थितियों में पीड़ा हमारे सामने आती है, वेदना हमारे सामने आती है। कभी लगता है कि अलौकिक प्रियतम के प्रति आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, कभी लगता है लौकिक प्रियतम के विरह की वेदना में आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, कभी लगता है कि कवि अपनी ही वेदना में डूबा हुआ है, तो कभी यह भी लगता है कि कवि अपनी पूरी वेदना को बिखरा कर समष्टि वेदना में लीन करना चाहता है, क्योंकि उसका हृदय व्यथित है सृष्टि के कण कण में व्याप्त वेदना को देखकर, और वो सारी वेदना का हरण वो कर लेना चाहता है। तो क्योंकि कोई एक निश्चित आधार भूमि इस काव्य की नहीं है शुक्ल जी के अनुसार, यही कारण है कि शुक्ल जी कहते हैं कि कोई एक समन्वित प्रभाव इस कृति को पढ़ने से हमारे हृदय पर नहीं पड़ता। अगला बिंदु, प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। यानी इससे पहले जितनी भी कृतियां प्रसाद जी ने लिखी वे उतनी प्रभावशाली रूप में सामने नहीं आई, यानी उन्हें उतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी की आंसू को मिली। तो इस दृष्टि से आंसू उनकी पहली ऐसी काव्य कृति है जिसने लोकप्रियता हासिल की। अभिव्यंजना की प्रगल्भता, प्रगल्भता का शाब्दिक अर्थ होता है समझदारी, चतुराई। यानी इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहां किस प्रकार से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना है उसको कवि ने उसकी ओर विशेष ध्यान दिया है, बहुत कौशल का परिचय दिया है उस अभिव्यक्ति में, और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का, और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल के संगम का भी आभास पाया जाता है। यानी शिल्प की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से यह काव्य कृति अनुपम है। दूसरी बात, इसमें जो भावों की अभिव्यक्ति हुई है उसका प्रारंभ निजी भावनाओं की अभिव्यक्ति से होता है, लेकिन उसका विलय अंततः सृष्टि की वेदना में होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं आंसू के विषय में, उस पर नजर डालते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि आंसू के प्रथम संस्करण में आत्मसंकोच है। यानी दो संस्करणों की हमने शुरू में ही चर्चा कर ली। बच्चन सिंह के अनुसार जो पहला संस्करण है उसमें इस कृति में आत्मसंकोच दिखाई देता है। आत्मसंकोच का क्या अर्थ है? आत्मसंकोच का अर्थ है कवि का निजी पीड़ा तक सीमित रहना। यानी जो पहला संस्करण है आंसू का, उसमें कवि केवल अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। तो द्वितीय में आत्म प्रसार, लेकिन दूसरे संस्करण में आत्म प्रसार यानी अपनी वेदना को, निजी वेदना को समष्टि वेदना में विलय करने का भाव यहां दिखाई देता है। इस आत्म प्रसार में रहस्य और विश्व मंगल का भी समावेश हुआ है। यानी आत्म प्रसार होने के समय, होने के कारण आंसू में एक और रहस्य यानी रहस्यवाद की प्रवृत्ति शामिल हो गई है, और दूसरी ओर विश्व मंगल का भाव भी यहां अभिव्यक्त हुआ है। आंसू की जमीन बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कामायनी की। यानी आंसू जिस आधार भूमि को लेकर लिखा गया है, कामायनी उसी को विस्तृत रूप में अभिव्यक्त करने का एक प्रयत्न है कवि का। इस दृष्टि से आंसू और कामायनी की तुलना करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। यदि प्रश्न पूछा जाए कि आंसू और कामायनी की आधार भूमि को एक किसने माना है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह आपका विकल्प होना चाहिए। प्रसाद इसे कामायनी के एक सर्ग के रूप में रखना चाहते थे। जब शुरुआत में उन्होंने आंसू का सृजन किया, आंसू काव्य रचा, तब उनकी इच्छा थी कि कामायनी के एक सर्ग के रूप में हम इसे रखें, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र काव्य के रूप में ही रखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आंसू के विषय में, जो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, जिस ओर हम सभी का ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा कथन है आंसू मानवीय विरह काव्य है। ध्यान देंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह इसे मानवीय विरह काव्य कहकर के पुकारते हैं। इसमें प्रिय की सुंदर देह यष्टि का, यानी प्रियतम के सौंदर्य का आकर्षण चित्रित किया है। आलिंगन और परिरंभण, परिरंभण का मतलब भी आलिंगन ही होता है। आलिंगन और परिरंभण की मधुर स्मृतियां हैं, यानी प्रियतम के साथ जो सुखद संयोग के पल बिताए हैं
उस संयोग के पलों की मीठी स्मृतियां यहां अभिव्यक्त हुई हैं और उस प्रेम के फलस्वरूप जो वेदना का अनुभव कवि को होता है, उस वेदना की अभिव्यक्ति है, उसके दुख से युक्त अनुभव है यानी दुखानुभव है। पर यह सब यूटोपिया है, मानसिक है, स्वप्नजन्य है। यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक, यानी जो वास्तविक नहीं हो, केवल आदर्श रूप में हो, उसे यूटोपिया कहते हैं। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह इसकी आधार भूमि को यूटोपिया यानी काल्पनिक यानी आदर्श रूप अलग होता है, जीवन का यथार्थ अलग होता है, तो इसे एक आदर्श रूप की अभिव्यक्ति, प्रेम के आदर्श रूप की अभिव्यक्ति के रूप में लेते हैं और यह पूरी तरह से मानसिक है और स्वप्नजन्य है यानी काल्पनिक है। अगला बिंदु, आंसू में एक जादुई शक्ति थी। बहुत से लोगों ने उसे कंठस्थ कर रखा था। जिस समय आंसू प्रकाशित हुआ, उसने इस हद तक लोकप्रियता जन जन में प्राप्त कर ली थी कि लोग आंसू को कंठस्थ करके उसका गायन करना अपने लिए गौरव का विषय मानते थे। उसकी अनुगूंज देर तक सुनाई पड़ती रही, यानी प्रकाशन के बहुत वर्षों बाद तक भी आंसू का गायन प्रचलित रहा लोक में, समाज में। वस्तुतः यह किशोर कंठ की पुकार थी। किशोर कंठ की पुकार किसने कहा है आंसू को? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ध्यान देंगे, इसमें अनुभूति की उतनी गहराई नहीं है जितनी भावनामयता, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह इसमें अनुभूति की गहनता की अपेक्षा भावों की अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। इसमें वेदना की गरजना है, लहरों की, घातों की, कलकल ध्वनि की असंगतियां हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि इसमें भावनाओं की जो अभिव्यक्ति हुई है, वेदना की गरजना यानी वेदना का स्वर यहां प्रबल है, लेकिन जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में दुख के वशीभूत होने पर तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, जिस तरह से अलग बहुत सारी समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और किनारे पर जाकर टकराती हैं और उनकी गूंज अलग अलग स्वरों में हमें सुनाई देती है, उसी तरह से डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि विचारों की, अनुभूतियों की, अनुभवों की भिन्न भिन्न लहरों के आघात और प्रत्याघातों की अभिव्यक्ति हुई है। कहां? आंसू में। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में अनेक प्रकार की असंगतियां हैं, यानी तालमेल का अभाव है। आगे चलें। शुक्ल जी को, अब शुक्ल जी के कथन का हवाला देते हुए अपना मत व्यक्त करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। कहते हैं कि शुक्ल जी को आंसू में कोई समन्वित प्रभाव नहीं मिलता, जैसा कि हमने उनके कथन में पढ़ा, किंतु अलग अलग लेने पर उसमें रंजनकारिणी, कल्पना व्यंजक चित्र का बड़ा ही अनूठा विन्यास और भावनाओं की सुकुमार योजना मिलती है। रंजनकारिणी, कल्पना व्यंजक यानी मन को बहलाने वाली वृत्ति, मन को बहलाने वाली काल्पनिक प्रवृत्ति मिलती है। एक और दूसरी ओर कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति यहां मिलती है। आंसू न प्रबंध काव्य है न खंड काव्य। डॉक्टर बच्चन सिंह आंसू को न प्रबंध काव्य मानते हैं और न ही खंड काव्य मानते हैं। दूसरा बिंदु है, छायावादी काव्य में सामान्यतः कथा तत्व की कमी है, बिखराव उसकी विशेषता है, फिर भी उसमें एक केंद्रवर्ती बिंदु है, स्मृति। यानी ये किसके विषय में कहा जा रहा है? आंसू के विषय में कहा जा रहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि छायावादी काव्य में अक्सर ये विशेषता देखने को मिलती है कि वहां कथा तत्व जो है वो बहुत क्षीण होता है, बहुत दुर्बल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन फिर भी एक भाव बिंदु ऐसा होता है जिसके इर्द गिर्द वो काव्य कवि के द्वारा बुना जाता है, रचा जाता है। इसी तरह से आंसू में कथा तत्व बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी उसका केंद्र बिंदु एक है और वो है स्मृति। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने आंसू के केंद्रवर्ती बिंदु किसे माना है? तो स्मृति को माना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में आंसू के विषय में क्या उल्लेख किया गया है, इस पर भी नजर डालते हैं। कवि ने आरंभिक व्यक्तिगत वेदना को भूलकर अंत में आंसू को विश्व कल्याण की भावना से संबद्ध कर दिया है। वही बात है कि निजी पीड़ा की यानी व्यष्टि वेदना की समष्टि वेदना में अभिव्यक्ति हुई है। ध्यान देने की बात यह है कि आंसू एक स्मृति काव्य है। देखिए, विरह काव्य मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि यह एक स्मृति काव्य है। कवि ने अतीत जीवन की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। यही कारण है कि आंसू की भावभूमि स्थायी नहीं है, विकासशील है। विकासशील किस अर्थ में है? क्योंकि व्यष्टि पीड़ा की, व्यष्टि वेदना की अभिव्यक्ति से विस्तृत होती हुई ये वेदना समष्टि वेदना में लीन होती है, यानी निरंतर विकासमान रहती है। उसमें कवि का अतीत ही नहीं बल्कि वर्तमान भी संयुक्त है। केवल डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में कहा गया है
कि यहां आंसू में केवल अतीतकालीन स्मृतियां ही प्रबल रूप में अभिव्यक्त नहीं हुई हैं, बल्कि उन स्मृतियों के साथ में कवि का वर्तमान भी शामिल है। अगला बिंदु, इसलिए अंत तक आते आते कवि अपने व्यक्ति जीवन के नैराश्य और अवसाद से ऊपर उठकर अपनी वेदना को करुणा के रूप में विश्व प्रेम में रूपांतरित कर देता है, यानी समष्टि चेतना में, समष्टि वेदना में विलय हो जाता है व्यष्टि वेदना का। अब डॉक्टर इलाचंद जोशी क्या लिखते हैं आंसू के विषय में, देखते हैं। प्रसाद जी की आंसुओं की पंक्तियों ने हिंदी जगत को प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया जिससे बाद में सारा छायावादी युग मतवाला हो गया था। यानी प्रसाद का आंसू वो काव्य है जिसने पहली बार साहित्य जगत को ये बताया कि वेदना में भी एक माधुर्य होता है जिसमें पाठकों को सराबोर किया जा सकता है, आकंठ निमग्न किया जा सकता है। ये बात आंसू के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत के श्रोताओं ने, पाठकों ने जानी और अनुभव की। आगे चलें। वेदना की भयंकर बाढ़ में सारे युग को परिप्लावित कर देने की जैसी क्षमता प्रसाद जी के इन आंसुओं में रही है, वह हमारे साहित्य के इतिहास में वास्तव में अतुलनीय है। अब डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि आंसू में मानव जीवन का, व्यक्ति का समष्टि की ओर विकास भी दिखलाई देता है। आंसू में पहले उठते यौवन की मादकता, बेचैनी, फिर प्रौढ़ता, चिंतन और अंत में ढलती आयु का निर्वेद है। यानी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा 3 चरण मानते हैं आंसू के। पहला व्यक्ति वेदना का समष्टि वेदना की ओर विकास, दूसरी बात उठते यौवन की मादकता, और तीसरी बात फिर प्रौढ़ता का चिंतन, और अंत में निर्वेद। ये प्रमुख चरण मानते हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने अपनी छोटी सी पुस्तक है उनकी आंसू पर, उसमें उन्होंने जयशंकर प्रसाद से अपनी मुलाकात की भी चर्चा की है और बहुत ही रोचक प्रसंग उन्होंने बताया है कि किस तरह प्रसाद जी से उनकी मुलाकात अपने एक मित्र के जरिए हुई और वहां प्रसाद जी ने स्वयं उन्हें आंसू पढ़ करके, गा करके सुनाया। आगे चलें। इस प्रकार आंसू मोतियों की उस लड़ी के समान है जिसका प्रत्येक मोती पृथक रहकर भी चमकता है और लड़ी के तार में गुथ कर भी आब देता है। आब का अर्थ होता है चमक, यानी स्वतंत्र रूप से भी प्रत्येक पद, प्रत्येक पद्यांश अपनी स्वतंत्र अस्मिता रखता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, सौंदर्य रखता है। तो वो काव्य के रूप में एक दूसरे पद्य से जुड़कर भी अपनी उसी सुंदरता को, उसी भावों में डुबो देने वाली क्षमता को बरकरार रखता है। वस्तुतः उसमें मुक्तत्व और प्रबंधत्व दोनों है, यानी ये एक मुक्तक काव्य भी है और ये एक प्रबंध काव्य भी है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना आंसू के विषय में क्या लिखते हैं? आंसू काव्य में आरंभ से अंत तक विरह की धारा एक रस प्रवाहित हो रही है, यानी डॉक्टर सक्सेना भी इसे एक विरह काव्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। इसमें मानवीय प्रेम वेदना की तड़प और कसक भरी हुई है। यह मानवीय वियोग का स्मृति काव्य है। इन्होंने विरह काव्य और स्मृति काव्य को एक कर दिया और कहा कि यह मानवीय वियोग का स्मृति काव्य है। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना। इस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। इसी कारण यह आंसू काव्य किसी रहस्यात्मक एवं अज्ञात प्रियतम की ओर संकेत करने वाला कोई आध्यात्मिक काव्य नहीं है। यानी वे इस बात का विरोध करते हैं कि इसमें जो वियोग की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है वो ब्रह्म के प्रति नहीं है बल्कि लौकिक प्रियतम के प्रति ही है। यानी इसमें ये कोई आध्यात्मिक काव्य नहीं है, ये दार्शनिक काव्य भी नहीं है, बल्कि कवि की अपनी निजी आत्मानुभूति का ही एक विरही की वेदना और उसकी प्रेम पीड़ा को लेकर अभिव्यक्त हुई है, जिसमें असीम कसक है, अपार करुणा है और अनंत व्यथा भरी हुई है। यानी उनके अनुसार लौकिक प्रियतम के विरह की वेदना के फलस्वरूप जो भावों का आवेग उत्पन्न हुआ है कवि के हृदय में, उसी की यहां अभिव्यक्ति है, जिसमें करुणा है, कसक है और वेदना है। यह काव्य मानव विरह की एक ऐसी रचना है जिसमें एक विरही अपने वैभवपूर्ण अतीत की स्मृति से व्यथित एवं बेचैन होकर रो रो कर, सिसकियां भर भर कर अपनी दारुण व्यथा से परिपूर्ण कथा कह रहा है। यानी प्राचीन काल के बीते हुए समय में जो संयोग के क्षण उसने बिताए हैं, उन क्षणों की स्मृति से पीड़ित होकर के वह अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है, जिसमें उनकी व्यथा है, उनकी बेचैनी यानी व्याकुलता है और दूसरी बात उनकी करुण कथा है।
और अपनी प्रेम वेदना को विश्व में व्यापक देखकर संपूर्ण व्यथित एवं पीड़ित मानवों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट करता हुआ अपने आंसुओं से चिर दग्ध दुखी वसुधा को शीतलता प्रदान कर रहा है। देखिए, इन सभी कथनों से कुछ एक बिंदु तो स्पष्ट जाहिर हो गए कि अतीत काल की स्मृतियों से उत्पन्न, सुखद स्मृतियों से उत्पन्न जो वेदना है कवि के हृदय में, वियोग की वेदना, उसके भावों की अभिव्यक्ति हुई है। और दूसरा बिंदु यह स्पष्ट हो गया कि इसमें पीड़ा है, कसक है, करुणा है, व्याकुलता है। और तीसरा बिंदु यह कि यहां कवि ने अपनी व्यष्टि वेदना को, अपनी निजी वेदना को समष्टि वेदना में समाहार किया है, उसका विलय किया है। आंसू काव्य में जो कथा सरिता प्रवाहित हो रही है वह गंगा और यमुना के मध्य विद्यमान सरस्वती नदी की भांति लुप्त एवं गुप्त है और उसके आदि, मध्य और अंत का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आंसू के कथा तत्व के विषय में अलग अलग विद्वानों ने बहुत चर्चा की है। यही कारण है कि कथा तत्व की क्षीणता के कारण बहुत सारे विद्वान इसे प्रबंधात्मक कृति या खंड काव्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। यहां पर द्वारका प्रसाद सक्सेना ये कहते हैं कि वास्तव में यहां जो कथा सरिता प्रवाहित है, जिस तरीके से गंगा और यमुना नदियों की जो वेगवती धारा है वो हमें दिखाई देती है, लेकिन उन दोनों नदियों के बीच में सरस्वती कहां है वो हमें क्षीण रूप में ही दिखाई देती है। अधिकतर वह लुप्त और छिपी हुई ही रहती है। उसी तरह से उनका कहना है कि आंसू में जो कथा तत्व है वो भी छिपा हुआ है। वेदना और गंगा और यमुना मानो उनकी वेदना और करुणा की अनुभूतियां हैं, उनके मध्य उनकी जो सरस्वती नदी रूपी जो कथा तत्व है वो बिल्कुल छिपा हुआ है, जिसके आदि, मध्य और अंत का कहीं पता नहीं चलता। यानी कथा तत्व का आभास पाठक को हो ही नहीं पाता। वो केवल और केवल कवि की वेदना, उसकी कसक और उसकी पीड़ा में ही अपने आप को डूबा हुआ अनुभव करता है। चलिए आंसू के कथानक पर बात करते हैं। आंसू के कथानक को डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने 4 भागों में विभक्त किया है। किसने विभक्त किया है? डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने 4 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है अतीत के संयोग सुख की मादक स्मृति से उत्पन्न विरही की मनोदशा का चित्रण। यानी पहला भाग, पहला चरण इस काव्य का डॉक्टर सक्सेना के अनुसार वह है जिसमें कवि अपने प्रिय के साथ बिताए संयोग के जो मधुर क्षण हैं उनकी मधुर स्मृतियों में डूब जाता है। यानी उसके बाद उस मनः स्थिति, उसकी कवि की जो मनः स्थिति होती है उन स्मृतियों में, मधुर स्मृतियों में डूबने के बाद उसका चित्रण यहाँ किया गया है। ये आंसू काव्य की कथानक का पहला चरण है। दूसरे चरण में जब कवि उन स्मृतियों में डूब जाता है तो इतना बेसुध हो जाता है कि उसे उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका प्रियतम उसके निकट है और वो उस प्रियतम की निकटता के आभास में खोकर उसके सौंदर्य का चित्रण करता है। और ये इस आंसू के कथानक का दूसरा चरण है कि प्रियतम के अलौकिक रूप सौंदर्य का निरूपण। लेकिन जैसे ही वो उसमें सौंदर्य में डूबकर उसका चित्रण करता है, कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि वह केवल अपने प्रियतम की मधुर स्मृतियों में डूबा है, वास्तव में उसका प्रियतम उसके पास नहीं है। ये बोध होते ही उसकी वेदना बढ़ जाती है और वो व्याकुलता का अनुभव करता है। और तीसरे चरण में, कथानक के तीसरे चरण में आकर कवि इसी प्रेम जनित वेदना का चित्रण करते हैं। चौथे चरण में आकर कवि अपनी इस वेदना को व्यापक आधार प्रदान करता है, यानी व्यथित विश्व के प्रति वो अपनी सहानुभूति अर्पित करता है और वो ये कोशिश करता है कि जो विरह की आग मेरे हृदय में जल रही है, मैं कामना करता हूं कि ये संपूर्ण सृष्टि की जितनी भी विषमताएं हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, व्यथाएं हैं, वेदनाएं हैं, वे सब मेरी इस विरह वेदना में आकर जल के भस्म हो जाएं और सर्वत्र निर्मलता, आनंद और उल्लास व्याप्त हो जाए। तो यहां ये चौथा चरण है काव्य का। तो इस प्रकार कथानक के 4 चरण माने हैं डॉक्टर सक्सेना ने। पहले चरण में अतीत की स्मृतियों का चित्रण, दूसरे चरण में प्रेम के सौंदर्य का, प्रिय के सौंदर्य का अलौकिक चित्रण, और तीसरे में प्रेम की विरह वेदना का चित्रण, और चौथे में व्यष्टि वेदना का समष्टि वेदना में विलय का चित्रण। आगे चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों आंसू नामक काव्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला और एक आधारभूत सा प्रश्न है दोस्तों, आंसू का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ?
विकल्प है 1918, 1925, 1930 और 1933। हम पढ़ चुके हैं। 1925 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, आंसू के संशोधित संस्करण में कुल कितनी पंक्तियां थी? 252, 282, 312 या 380? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आंसू के संशोधित संस्करण में 380 पंक्तियां थी। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, आंसू मूलतः किस प्रकार का काव्य है? प्रेम काव्य, लंबी कविता, विरह काव्य और रूपक? तो दोस्तों यहां विरह काव्य विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि आंसू मूलतः एक विरह काव्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, आंसू वास्तव में है तो श्रृंगारी विप्रलंब के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते हैं और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहां हृदय की तरंगें उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं, वहां वे आंसू सज्ञात प्रियतम के लिए बहते से जान पड़ते हैं। दोस्तों एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि यहां पर ये जो बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते हैं, यानी प्रियतम के सौंदर्य में उसके साथ बिताए संयोग के जो मादक क्षण हैं, जो मधुर क्षण हैं, उनमें डूबकर बेसुध होने की बात, प्रियतम की स्मृतियों में डूबने की बात यहां पर की गई है कि कवि इतने डूब गए हैं उन स्मृतियों में, उन मधुर स्मृतियों में, कि उन्हें अपने आसपास के परिवेश का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और उन्हें लगता है कि उनका प्रियतम मानो उनके पास है। लेकिन जैसे ही वे वापस अपने होश में लौटते हैं, बेसुधी की स्थिति से ऊपर उठते हैं, तब उन्हें लगता है संज्ञा की दशा, यानी होश में आने की दशा। होश में आने की दशा में प्रियतम को महसूस करता है कवि की प्रियतम तो उनके साथ ही नहीं है। उस क्षण शुक्ल जी का कथन है दोस्तों ये कि ऐसा लगता है मानो आध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति कवि के द्वारा की जा रही है। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुरुआत में ही हम इस पर अच्छी चर्चा कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव निष्पन्न नहीं होता। यह मत है, विकल्प है बच्चन सिंह, तारकनाथ बाली, पुरुषोत्तम दास टंडन या रामचंद्र शुक्ल? तो दोस्तों ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, आंसू के विषय में निम्नलिखित में से असंगत कथन है। पहला, आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने आंसू को एक स्मृति काव्य कहा है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने मानवीय विरह काव्य कहा है। तीसरा, आंसू में विश्व बंधुत्व का भाव प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त हुआ है और चौथा है आंसू में गेयता है। और पूछा गया है असंगत कथन, तो दोस्तों ये संगत कथन है। स्मृति काव्य कहा है और उन्होंने विरह, मानवीय विरह काव्य कहा है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। आंसू में विश्व बंधुत्व का भाव नहीं है, बल्कि व्यष्टि वेदना के समष्टि वेदना में विलय होने का भाव है, तो ये कथन असंगत है। आंसू में गेयता है, क्योंकि आंसू को अपने समय में इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी कि उसे लोग गाना गौरव का विषय, आनंद का विषय समझा करते थे। इस बात पर भी हम चर्चा कर चुके, यानी ये कथन भी सत्य है, तो आंसर होगा इसका सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आंसू काव्य की प्रथम पंक्ति है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, मानव सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, चातक की चरित पुकारें, श्यामा ध्वनि सरल रसीली, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसू काव्य की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का सांकेतिक अर्थ है उल्लसित हृदय, शोक संतप्त प्रेमी हृदय, संवेदनशील हृदय या प्रेमी हृदय? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। करुणा कलित हृदय का अर्थ है करुण भाव से, दुख के भाव से, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव है शोक, तो शोक संतप्त हृदय, प्रेमी हृदय, यहां पर इसका सही अर्थ हुआ, तो आंसर होगा बी। ये पंक्तियां जो प्रारंभिक पंक्ति के रूप में हम जिनको पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। तो ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, यहीं से आंसू काव्य शुरू होता है। इस कवि कहते हैं इस करुणा कलित हृदय में, यानी करुणा के भाव से युक्त,
करुणा के भाव से युक्त। और करुणा के भाव से युक्त का मतलब हो गया शोक से युक्त। मेरे हृदय में कवि प्रश्न करते हैं कि न जाने क्यों आज विकल यानी व्याकुलता भरी रागिनी बज रही है। जब भी कभी वीणा के तारों को छेड़ा जाता है या किसी भी वाद्य यंत्र को छेड़ा जाता है, बजाया जाता है, तो चाहे वेदना का गीत हो, वेदना की धुन हो, चाहे आनंद और उल्लास की धुन हो, श्रोताओं के हृदय में वह आनंद का संचार ही करती है, भाव भूमि को जगाने का ही काम करती है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरा ये जो शोक संतप्त हृदय है, वह इसमें आज न जाने क्यों ऐसी रागिनी बज रही है, अर्थात ऐसे स्वर निकल रहे हैं जिनमें मेरे हृदय की व्याकुलता अभिव्यक्त हो रही है। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। और इस रागिनी, ये रागिनी कैसी है, इस रागिनी के स्वरों में हाहाकार विद्यमान है, यानी मेरे हृदय की, मेरी भावनाओं में विद्यमान जो पीड़ा है वो गूंज के साथ अभिव्यक्त हुई है। और ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार आकाश में बादल छाते हैं और वे भयंकर गर्जना करते हुए अपने आगमन का की सूचना देते हैं, बरसने का संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, उसी तरह से मानो ये हाहाकार से भरे हुए स्वर भी मेरी हृदय में विद्यमान जो असीमित वेदना है, असीमित पीड़ा है, उसको गर्जना के रूप में, सशक्त रूप में, प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। करुणा कलित में अनुप्रास अलंकार हो गया दोस्तों। और भाषा में भावाभिव्यंजकता है, पूरे काव्य में मिलेगी आपको, और प्रतीकात्मकता। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कलकल ध्वनि से कहती हैं कुछ विस्मृत बीती बातें। और अब कभी कह रहे हैं कि ये जो व्याकुलता से भरी जो मेरी वेदना की अभिव्यक्ति हो रही है, जो वेदना की रागिनी सुनाई दे रही है मुझे अपने हृदय में, ये रागिनी कैसी है? मानस सागर, हृदय रूपी सागर। जिस प्रकार समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं और फिर तेज गर्जना करती हुई समुद्र के तट पर गर्जना करती हुई गिर जाती हैं, टकराती हैं, ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय रूपी सागर में भी मेरी वेदना की जो लहरें हैं वो बार बार उठ रही हैं और उठकर मेरे हृदय में गर्जना के साथ मेरे किनारों पर, हृदय रूपी सागर के किनारों पर टकरा रही हैं। यानी मेरे हृदय में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न हो रही है, अत्यधिक वेदना का भाव जागृत हो रहा है। क्यों लोल लहर की घातें, लोल का मतलब होता है चंचल, चंचल लहरों के आघात पड़ रहे हैं। यानी जिस प्रकार लहरें, समुद्र की लहरें किनारे पर जाकर के आघात करती हैं और उनसे एक गर्जना का स्वर दिखाई सुनाई देता है, उसी तरह से मेरे हृदय रूपी सरोवर में भी मेरी भावनाओं की, मेरी पीड़ा की जो चंचल लहरें हैं वे आघात प्रत्याघात कर रही हैं, जिनसे गर्जना का स्वर यानी हाहाकार का स्वर मुझे सुनाई दे रहा है। कलकल ध्वनि से कहते हैं कुछ विस्मृत बीती बातें। और इन गर्जना भर, इन मेरे जो वेदना की जो लहरें हैं उनसे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपनी कलकल ध्वनि से, जल के बहने की जो ध्वनि होती है उससे मानो मेरी कुछ बीती हुई बातों को मुझे याद दिला रही हैं। भाषा में अनुप्रासिकता है और यहां रूपक अलंकार हो गया है। रूपक, ये लोल लहर, अनुप्रास, कलकल, पुनरुक्ति अलंकार है। आगे चले, अगले प्रश्न पर आते हैं। आंसू की रचना किस छंद में की गई है? रोला, मंदाक्रांता, आनंद या वसंत तिलका। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने अपने ग्रंथ में जिक्र किया है, डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने भी लिखा है कि आंसू की रचना आनंद छंद में की। और यह आनंद छंद प्रसाद का स्वयं निर्मित छंद था। इस छंद में 14 मात्राओं पर यति और कुल एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। क्योंकि प्रसाद के द्वारा निर्मित यह छंद था, इसलिए इसे प्रसाद छंद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न,
तिर रही अतृप्त जलधि में नीलम की नाव निराली। पंक्ति में नीलम की नाव का अभिप्राय क्या है? निराशा का भाव, प्रिय के नेत्र, प्रिय की पलकें या असफल प्रेम। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि ने नीलम की नाव शब्द के प्रयोग के द्वारा, पद के प्रयोग के द्वारा प्रिय के नेत्रों की ओर संकेत किया है। और किन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न वो भी समझ लेते हैं, ताकि आप आराम से अच्छी तरह से इस बात को समझ सकें। देखिए, प्रिय के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं कवि प्रसाद, और उनके नेत्रों की जब बात आती है तब वे लिखते हैं, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, कि मेरे प्रियतम की जो नेत्र हैं वो काले कटारे नेत्र हैं, लेकिन क्योंकि मेरा प्रियतम यौवन की अवस्था में है, तो यौवन की जो मस्ती होती है, मद यानी मस्ती, यौवन की जो मस्ती होती है उसके कारण उनकी काली कजरारी आंखों में लालिमा व्याप्त है। और वो लालिमा व्याप्त होने के कारण कैसे प्रतीत हो रहे हैं वो नेत्र? मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली, कैसा प्रतीत हो रहा है? क्योंकि नीलापन भी है उनकी आंखों में, काले कजरारे नेत्र हैं, और दूसरा मस्ती का लाल रंग है, यौवन के मद का लाल रंग उनकी आंखों में है। यानी कालापन, नीलापन और लाल, ये तीन रंग उनके प्रिय के नेत्रों में हैं। तो वे कल्पना करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने नीलम का, नीलम जो रत्न होता है नीले रंग का, उसकी प्याली बनी हुई है, मानो प्रिय के नेत्र नीलम की प्याली है, और उसमें जो मस्ती की लालिमा है वो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माणिक, एक रत्न होता है जिसका रंग लाल माना जाता है, कि माणिक की मदिरा से, यानी लाल रंग की मस्ती की जो मदिरा है उससे नीलम की प्याली को, यानी कवि के प्रिय के नेत्रों को भर दिया गया है। आगे चलते हैं। तिर रही अतृप्त जलधि में नीलम की नाव निराली, काला पानी वेलासी है अंजन रेखा काली। कवि आगे कहते हैं कि और वो जो प्रिय के नेत्र हैं वे ऐसा लग रहा है कि उनमें मानो अतृप्ति का महासागर, अतृप्ति यानी असंतुष्टि, जलधि सागर, उनके नेत्रों में असंतुष्टि का, यानी प्रेम के विषय में जो असंतुष्टि का भाव है, उस असंतुष्टि का महासागर लहरा रहा है। और क्योंकि उनकी आंखों का रंग नीला है, तो उस ऐसा लग रहा है असंतुष्टि के महासागर में, अतृप्ति के महासागर में मानो नीले उनके जो आंखों का जो गोल बिंदु है वो जो नीला है, वो मानो नीलम की बनी हुई कोई अद्भुत नाव उसमें तैर रही हो। काला पानी वेलासी, और उस नेत्रों के चारों तरफ जो काजल की रेखाएं खींची गई हैं, यानी जो कालापन है, जो कारे कजरारे जो नैन हैं, वो ऐसा लग रहा है मानो काले पानी की वेला के समान है। काला पानी दोस्तों आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार को अंग्रेजों के समय में काला पानी कह करके जाना जाता था, क्योंकि भारत से बिल्कुल अलग था, और ऐसा माना जाता था अंग्रेजों के द्वारा जहां कहीं भी जिस किसी को भी सजा देनी होती थी उसे काले पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। और ये मान्यता थी, ये धारणा थी कि वहां से लौटकर किसी आना संभव है ही नहीं, जो वहां चला गया वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होगा। तो उसी बात को आधार बनाकर कवि कह रहे हैं कि और इन नीले और काले पानी जैसे घेरे से युक्त, यानी काजल की जो रेखा है वो काले पानी की रेखा के समान है, काले पानी के तट के समान है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो इन मधुर मोहक नेत्रों के कैद में फंस गया, इनमें जिसने अपने हृदय को अटका दिया, वह वापस इनके आकर्षण से मुक्त हो ही नहीं सकता। ऐसी मेरे प्रिय के नेत्रों में सुंदर काली काजल की रेखा विद्यमान है। तो इस प्रकार यहां नीलम की नाव कह करके प्रिय के नेत्रों को संबोधित किया गया है। तो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंक्तियों के विषय में सत्य कथन है। विरही विरह की पीड़ा सह नहीं पा रहा है, विरहाग्नि विरही के लिए मानसिक विक्षिप्तता का कारण बन गई है। विरह की पीड़ा मस्तक में स्मृति के समान व्याप्त होकर वियोग काल में आंसू बनकर उसी प्रकार बह निकली है जिस प्रकार आकाश में छाए मेघ वर्षा काल आने पर बरसने लगते हैं। अगला है, यह पंक्तियां प्रसाद रचित काव्यकृति झरना से उद्धृत है। तो दोस्तों हमको सत्य कथन आंसू इन पंक्तियों के विषय में बताना है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा इसका सी। अब ये प्रश्न जिन पंक्तियों पर आधारित है उन पंक्तियों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं।
तो देखिए कवि कहते हैं जो घनीभूत पीड़ा थी, बहुत ही केंद्रीय भाव की अभिव्यक्ति करने वाली पंक्तियां हैं, आंसू की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप कंठस्थ कर लेंगे। कवि कहते हैं जो घनीभूत पीड़ा थी, कि इतने समय से मेरे हृदय में जो पीड़ा विद्यमान थी, जो विरह वेदना विद्यमान थी, वो घनीभूत हो गई है, यानी उसने बहुत अधिक प्रबल रूप धारण कर लिया है। और वह किस प्रकार मेरे मस्तिष्क में छा गई है? जिस प्रकार आकाश में बादल छा जाते हैं, सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं, उसी तरह से वो घनीभूत पीड़ा घनीभूत रूप धारण करके, प्रबल रूप धारण कर मेरे मस्तिष्क में स्मृति के समान छा गई है। और जिस प्रकार दुर्दिन में श्लेष अलंकार है दोस्तों, दुर्दिन का एक अर्थ तो हुआ बुरे दिन, और दूसरा अर्थ हुआ वर्षा काल। तो जिस प्रकार बुरे दिनों में व्यक्ति की जो पीड़ा है वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है, दूसरा अर्थ जिस प्रकार वर्षा काल आने पर जो बादल इकट्ठे होते हैं, वो वर्षा काल आने पर बरसने लगते हैं, उसी तरह से मेरी जो घनीभूत पीड़ा है वो मेरे मस्तिष्क में स्मृति के समान छा गई है। और अब दुर्दिन में यानी बुरे दिन में, पीड़ा के समय, कष्ट के समय, वो आंसुओं के रूप में मेरे नेत्रों से प्रवाहित हो रही है। तो यहां ये बात कही गई है, यहां इसमें उपमा अलंकार है, यहां श्लेष अलंकार हो गया। तो इस प्रकार इस बिंदु को आप समझ लेंगे। अगला प्रश्न, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किस लय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। पंक्तियों में व्यंजित भाव है। पहला, वसंत ऋतु के आगमन पर पतझड़ में सूखी फुलवारी नए फूलों से भर जाती है। दूसरा, मेरे उदास जीवन में तुम आनंद और उल्लास लेकर आए। तीसरा, मेरे प्रेम ने मुझे पीड़ा से भर दिया। चौथा, मैं प्रेम में डूबकर स्वयं को भूल गया। तो इन पंक्तियों के विषय में जो व्यंजित भाव है वो है दोस्तों बी विकल्प, मेरे उदास जीवन में तुम आनंद और उल्लास लेकर आए। दोस्तों इन पंक्तियों के विषय में एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनमें प्रतीकात्मकता है। पतझड़ का अर्थ क्या है? पतझड़ का मतलब क्या होता है? जब पत्ते पूरे गिरने लग जाते हैं, चारों ओर सब कुछ परिवेश पूरा उजड़ा हुआ सा, नीरस सा प्रतीत होता है, यानी रसहीनता। यानी जीवन में रसहीनता का मतलब क्या हुआ? आनंद और उल्लास का अभाव। झाड़ खड़े हैं, झाड़ मतलब कांटे जैसे सूखे वृक्ष, यानी जीवन में समस्याएं, कष्ट, पीड़ा। झाड़ इसका प्रतीक है। सूखी सी फुलवारी, और मेरे जीवन की जो बगिया है वो सूख गई है, यानी आनंद रहित, उल्लास रहित। किसलय नवकुसुम बिछाकर, लेकिन जैसे ही हे प्रियतम तुम मेरे जीवन में आए तो मेरी जो ये सूखी फुलवारी थी, जो झाड़ खड़े थे, जिनके पत्ते झड़ गए थे पतझड़ में, उनमें नए पत्ते आने लगे और नए नए फूल उगने लगे। संकेत, प्रतीक क्या है? मेरे जीवन में आनंद और उल्लास छा गया। तो इस प्रकार इन पंक्तियों को हमने समझ लिया, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन पंक्तियों पर आधारित है, इन्हें मैं समझाई चुकी हूं। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, फुलवारी छोटा हुआ आएगा, किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। आगे चलते हैं। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का सांकेतिक अर्थ है घोर निराशा का समय, संध्या का समय, धूल भरा वातावरण या वेदनापूर्ण हृदय। तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो संध्या के समय को गोधूली कहते हैं, और धूल भरा वातावरण भी गोधूली कहलाता है। क्यों? क्योंकि गो मतलब गाय, ऐसा माना जाता है कि प्रातःकाल गायों को चराने के लिए ले जाते थे ग्वाले, और शाम के समय जब वे लौटकर आती थी चरने के बाद, तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती थी उससे पूरे आकाश में धूल भरा वातावरण हो जाता था। और यही कारण है कि उस वेला को, यानी संध्या की उस वेला को गोधूली वेला कह करके पुकारा जाने लगा। लेकिन यहां बात किसकी है? सांकेतिक अर्थ की है, साधारण शाब्दिक अर्थ की नहीं है। तो यहां सांकेतिक अर्थ जीवन की गोधूली का हुआ घोर निराशा का समय, यानी मेरे जीवन में जब घोर निराशा का समय था, समस्याएं, पीड़ाएं, वेदनाएं बहुत अधिक बढ़ी हुई थी, उस समय हे प्रियतम तुम कौतूहल की तरह से अचानक आ गए। जब भी कभी कोई प्रसन्नता और आनंद हमें अचानक मिलता है तो हमारे हृदय को असीम आनंद की अनुभूति होती है, और हम इस
उस क्षण अपनी सारी पीड़ाएं भूल जाते हैं। तो वही स्थिति यहां पर कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न इन पंक्तियों पर आधारित है। देखिए, शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। प्रिय के आगमन के विषय में अपने विचारों को, भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद। वे कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम अपने चंद्रमा रूपी मुख, रूपक अलंकार हो गया है, पर घूंघट डालकर यानी अपने सौंदर्य को छिपाकर, आवरण में रखकर, अंचल में दीप छिपाए। अंचल में दीप छिपाए सांकेतिक अर्थ हुआ हृदय में प्रेम के उज्जवल और सात्विक भाव लेकर तुम मेरे जीवन में आए। और कैसे आए, किस समय आए? जीवन की गोधूली में, जिस समय मेरा जीवन संकटग्रस्त था, चारों ओर धुंध भरी थी, समस्याओं में मैं उलझा हुआ था, पीड़ाओं में मैं उलझा हुआ था, उस समय तुम आए। और किस प्रकार आए? जिस प्रकार अचानक कौतूहल से, अचानक कोई प्रसन्नता और आनंद का विषय मिलने पर, समाचार मिलने पर व्यक्ति का जीवन आनंद और उल्लास से भर होता है, उसी प्रकार मेरे उस जीवन में, समस्याग्रस्त जीवन में, पीड़ाग्रस्त जीवन में, वेदना से भरे हुए जीवन में तुमने आनंद और उल्लास का संचार कर दिया। तो यहां पर आपको रूपक अलंकार मिलेगा। अंचल में दीप छिपाए में रूपकातिशयोक्ति है, क्योंकि उपमान का केवल प्रयोग किया गया है, उपमेय का उल्लेख यहां नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। सांकेतिकता भाषा में है ही। अगला प्रश्न, बांधा था विधु को किसने। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं आंसू काव्य की, इसके अर्थ को अच्छी तरह समझ लेंगे। थोड़ा सा अलग अर्थ है इसका। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। पंक्ति का वर्ण्य विषय है, यानी इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। विकल्प है नक्षिक वर्णन, विरह की पीड़ा का वर्णन, प्रिय के मुख, लटों और केशों का वर्णन, या प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अब इन पंक्तियों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे अंश में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां कवि केवल उपमान का उल्लेख करते हैं, उपमेय का उल्लेख नहीं करते। जब उपमान और उपमेय दोनों में रूपक होता है तब तो रूपक अलंकार हो जाता है, लेकिन जब उपमेय का जिक्र ही ना हो और केवल उपमान से बात को अभिव्यक्त किया जाए, वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहां पर प्रिय अपने प्रियतम के, कवि अपने प्रियतम के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं। उस सौंदर्य में उनका मुख शामिल है, मुख के सुंदरता का चित्रण कर रहे हैं, उनकी काली जो लटे हैं उनका चित्रण कर रहे हैं, जो वेणी है, गूंथी हुई चोटी है, उसके सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं, और उस चोटी में जो रत्न जटित आभूषण पहन रखा है प्रियतमा ने, उसका चित्रण कर रहे हैं। तो कवि कल्पना करते हैं कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। चंद्रमा, विधु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के समान सुंदर मुख है प्रिय का। तो चंद्रमा के मुख, चंद्रमा रूपी मुख के चारों ओर जो लटें बिखरी हुई हैं, जो केश बिखरे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों से बांध दिया हो। यहां भी देखिए उपमेय नहीं है, केश की चर्चा नहीं है, वहां भी मुख की चर्चा नहीं है, यानी उपमेय नहीं है, केवल उपमान है, तो रूप का अतिशयोक्ति है। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अब बात आती है तीसरी वस्तु की कि जिसका सौंदर्य चित्रण किया जा रहा है, वो है नायिका की यानी प्रियतमा की चोटी यानी वेणी। उस वेणी में, वो वेणी मानो क्या है, मणि वाला सांप है, मणिधारी जो सांप है, मणि वाला फणी, फणी यानी सांप। तो जो लंबी चोटी है उसकी, नायिका की, प्रियतमा की, वो मानो मणिधारी सांप है। लेकिन उस चोटी पर क्या है, हीरों के रत्न जटित आभूषण धारण कर रखे हैं। वो वेणी एक चोटी पर सजाने का भी एक आभूषण हुआ करता है। तो कवि को ऐसा लग रहा है, क्यों भरा हुआ, कि ये मणिधारी सांप के मुख को हीरों से क्यों भर दिया गया है। तो यहां पर तीन बातें हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, लटे काली जंजीरों के समान, और चोटी
मणिधारी सर्प के समान और उस पर आभूषण जो है वो हीरों के समान। तो कवि के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मणिधारी इस सांप का मुख किसी ने हीरों से क्यों भर दिया है। तो यहां पर नायिका के मुख, उसके लटों, उसके केश, उसकी चोटी और उसके आभूषणों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनमें निहित अलंकारों से सुमेलित कीजिए। पहला है विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे। दूसरा है जल उठा स्नेह दीपक सा। तीसरा है अंबर असीम अंतर में चंचल चपला से आकर। चौथा है लिपटे सोते थे मन में सुख दुख दोनों ही ऐसे। तो देखिए विद्रुम सीपी संपुट में रूपकातिशयोक्ति है। यहां पर केवल उपमान का जिक्र है, उपमेय का जिक्र नहीं है। इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है यानी ए का चौथा। फिर जल उठा स्नेह दीपक सा वाचक शब्द है यानी उपमा अलंकार है, यानी बी का पहला, यानी चौथा और पहला। फिर है अंबर असीम अंतल में अवर्ण की आवृत्ति च वर्ण की आवृत्ति। तो इस प्रकार यहां हो गया अनुप्रास, यानी चौथा, पहला और दूसरा। और यहां लिपटे सोते थे मन में सुख दुख दोनों ही ऐसे। सोने की जो क्रिया है वो मानवीय क्रिया है। यहां पर मानवीय गुणों का आरोप सुख और दुख दोनों में किया गया है, तो इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। यानी चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प इसके सही उत्तर हैं। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ए विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। अब इन अंशों को समझ लेते हैं जिनकी चर्चा यहां की गई। तो देखिए पहला अंश है विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है, हंस न शुकी है फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं दोस्तों। प्रिय के दांतों का सौंदर्य वर्णन है ये। अब विद्रुम क्या है? विद्रुम का अर्थ होता है मूंगा। मूंगा एक लाल रंग का रत्न होता है। तो कवि कल्पना करते हैं कि प्रियतम के अधर क्योंकि लाल रंग के हैं, होठ लाल रंग के हैं, तो वे मानो मूंगे की बनी हुई कोई सीप है और उस मूंगे की बनी हुई सीप रूपी जो अधर हैं उनके संपुट में यानी उनके बीच में से जो मोती जैसे उसके जो दांत हैं वो दिखाई देते हैं। तो और उसकी जो नासिका है वो कैसी है? तोते के चोंच के समान है। तो ऐसा लगता है अधरों के ऊपर मानो नासिका के रूप में तोता विराजमान है। तो कवि चक्कर में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं और क्या सोचते हैं कि पहली बात तो मूंगे से बनी हुई सीपी जैसे अधर और उनमें मोती, क्योंकि मोती किसमें पलता है? सीप में पलता है, लेकिन सीप होती है सफेद रंग की और यहां पर है मूंगे के रंग की सीप, क्योंकि अधर लाल है, अधरों का रंग जो है वो लाल है। तो इस मूंगे से बनी हुई सीपी में ये मोती के दाने सुंदर कैसे बंद हैं। दूसरी बात, ऊपर बैठा हुआ कौन है? शुक यानी तोता, यानी नासिका, नायिका की, प्रियतमा की नासिका इतनी पतली है कि वो तोते की चोंच के समान प्रतीत हो रही है। तो वो तोता बैठा है और मोती कौन चुगता है? हंस चुगता है। तो वो कवि फेर में पड़ जाते हैं कि ये हंस तो यहां है नहीं और चुगने का, मोती चुगने का काम हंस करता है, तो फिर ये तोता है। फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे? फिर ये तोता यहां पर मोती चुगने की मुद्रा बना करके क्यों बैठा है? तो यहां पर केवल और केवल उपमान का जिक्र किया गया है, उपमेय का कोई जिक्र ही नहीं है। तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे चले। अंबर असीम अंतर में चंचल चपला से आकर अब इंद्रधनुष सी आभा तुम छोड़ गए हो जाकर। कवि अपने प्रियतम के आगमन और उनके प्रस्थान के विषय में जिक्र कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश असीम है, अंबर आकाश, आकाश असीम है, ऐसे ही मेरा हृदय भी इस आकाश के समान असीम है, यानी असीम भावनाओं से युक्त है। और जिस प्रकार असीम आकाश में जब बादल घिर आते हैं तो चंचल चपला यानी बिजली चमकती है, उसी तरह से और उस बिजली के चमकने के बाद जब वर्षा होती है और वर्षा के बाद जब धूप निकलती है तो आकाश में इंद्रधनुष आकर रंगों की सुंदर छटा बिखेर दिया करता है। उसी तरह से कवि कहते हैं कि हे प्रियतम, मेरे इस असीम प्रेम की भावनाओं से युक्त हृदय के आकाश में तुम कैसे अवतरित हुए? चंचल चपला के समान, बिजली के समान अवतरित हुए, यानी तुम्हारे व्यक्तित्व की
उज्ज्वलता ने मेरे हृदय को प्रकाश से भर दिया। अब इंद्रधनुष सी आभा तुम छोड़ गए हो जाकर, और जब कि तुम अब मेरे जीवन से चले गए हो, तो जिस प्रकार वर्षा के चले जाने के बाद इंद्रधनुष आकाश में उदित होकर आकाश के सौंदर्य को दुगना कर देता है, उसी तरह से हे प्रियतम, तुम मेरे जीवन में से चले तो गए हो, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए क्षणों की जो मधुर स्मृतियां हैं, उनके कारण मेरे जीवन में इंद्रधनुष के का सौंदर्य, इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों का सौंदर्य, यानी प्रेम के भिन्न भिन्न रंगों के सौंदर्य की चमक व्याप्त हो गई है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यहां अनुप्रास अलंकार होगा। और चंचल चपला में यहां उपमा अलंकार भी है, यहां भी उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। लिपटे सोते थे मन में सुख दुख दोनों ही ऐसे, चंद्रिका अंधेरी मिलती मालती कुंज में जैसे। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में क्योंकि निराशा का, वेदना का अंधकार व्याप्त था, और उस अंधकार में सुख और दुख दोनों ही हमेशा एक दूसरे से इस प्रकार लिपट कर सोते थे, यानी मेरे जीवन में सुख और दुख दोनों ही बराबर स्तर पर विद्यमान रहे। जिस प्रकार मालती की जो बेल होती है उसके कुंज में अंधेरा भी व्याप्त होता है और चांदनी भी, और दोनों चांदनी और अंधकार एक साथ 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 रहते हैं, उसी प्रकार मेरे उस वेदना से भरे हृदय में सुख और दुख साथ साथ रहे। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। आंसू काव्य की अंतिम पंक्ति है, सूनी कुटिया के कोने में रजनी भर जलते जाना, सुख से सूखे जीवन में या आंसू इस विश्व सदन में। तो दोस्तों, इस करुणा कलित हृदय में पहली पंक्ति, और आंसू इस विश्व सदन में आंसू काव्य की अंतिम पंक्ति है, यानी आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न। अब देखिए, ये अंतिम पद है, इसको हम समझ लेते हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। किस प्रकार व्यक्ति, कवि अपनी निजी व्यथा को विश्व व्यथा में समन्वित कर देते हैं, विलय कर देते हैं, उसका यहां पर हमको प्रमाण मिल जाएगा। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय की जितनी भी अच्छी भावनाएं हैं, उन सबका निचोड़ ले लो तुम, और इस सृष्टि में जो सुख से सूखा जीवन है, यानी सुख रहित जीवन, इस सृष्टि के प्राणियों का जो सुख से रहित जीवन है, उसमें हे मेरे समस्त अच्छी भावनाओं के निचोड़ रस, तुम उसी प्रकार बरस जाओ इस सुख से रहित जीवन में, विश्व के सुख से रहित जीवन में, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर ओस की बूंदें पत्तों पर गिर जाया करती हैं, उसी तरह से मेरे जो उज्जवल भावनाओं के निचोड़ के रूप में मेरे जो आंसू हैं, वो इस विश्व रूपी भवन में, विश्व रूपी भवन में प्रातःकाल गिरने वाली ओस की बूंदों के समान बिखर जाएं। ओस की बूंदों के कारण गर्मी से राहत मिलती है, चारों ओर का जो वातावरण है वो सुंदर हो जाता है। तो कवि यहां पर कल्पना कर रहे हैं कि मेरी वेदना इस इतनी, उसका निचोड़ सार तत्व हम ले लें, यानी मेरे हृदय की जो अच्छी भावनाएं हैं वो लें, और वो मेरे आंसुओं के रूप में हिमकण बनकर के इस पूरे संसार में बिखर जाएं, और इस पूरे संसार का जो रूखा सूखा जीवन है, यानी सुख से रहित जो जीवन है, उसमें आर्द्रता का, नमी का, संवेदनशीलता का संचार करें। तो यहां पर ये अंतिम पंक्ति है, विश्व सदन में रूपक अलंकार, हिमकंड सा में उपमा अलंकार, यहां हो गया अनुप्रास। अगले प्रश्न पर आते हैं। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, हिम शीतल प्रणय अनल बन अब लगा विरह से जलने। पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है। इन पंक्तियों में प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन है। इन पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा, रूपकातिशयोक्ति एवं विरोधाभास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में प्रिय के मिलन से उत्पन्न उल्लास का चित्रण है। इन पंक्तियों में सुंदर बिंब योजना है। तो दोस्तों, सी विकल्प इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है, तो आंसर होगा इसका सी। अब इन पंक्तियों पर आधारित है ये, तो हम इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय था वो हीरे सा था। देखिए, अनुप्रास अलंकार हो गया, दूसरी बात उपमा अलंकार हो गया, तीसरी बात भाषा में लाक्षणिकता हो गई। लाक्षणिकता कैसे हो गई
हीरा जो शब्द है, एक तो हीरा उज्जवल होता है, यानी सुंदर, उज्जवल, सात्विक भावनाओं से युक्त मेरा हृदय था, एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ ये हो गया क्योंकि हीरा सबसे कठोर माना जाता है और हीरो को काटने के लिए हीरे की कणी का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक अर्थ ये हो गया कि मैं तो बहुत ही कठोर हृदय वाला था, कुचला शिरीष कोमल ने। अब लेकिन मेरा जो प्रियतम था, शिरीष कोमल कौन हो गया? प्रियतम, कोमल स्वभाव वाला प्रिय। जो शिरीष का पुष्प होता है वो बहुत कोमल माना जाता है, तो शिरीष के कोमल पुष्प के समान कोमल स्वभाव वाले मेरे जो प्रियतम था, उसने मेरे हीरे सा हृदय यानी कठोर हृदय को भी कुचल दिया। तो पहली बात तो ये हो गई, किसी भी कोमल चीज से कठोर चीज को नहीं तोड़ा जा सकता। तो अनुप्रास और उपमा के साथ यहां पर क्या हो गया? शिरीष कोमल में केवल और केवल उपमान का प्रयोग है, तो यहां हो गया रूपकातिशयोक्ति। दूसरी बात, कोमल वस्तु से कठोर वस्तु को तोड़ने की बात की जा रही है, तो हो गया विरोधाभास। हिम शीतल प्रणय अनल बन, अब लगा विरह से जलने, और उसके परिणाम स्वरूप जब मेरे कोमल स्वभाव वाले प्रियतम ने मेरा कठोर हीरे सा हृदय कुचल कर रख दिया, तोड़ कर रख दिया, तो मेरे हृदय में जो बर्फ के समान शीतल प्रेम विद्यमान था वो अनल यानी आग बन गया। कौन सी आग? विरह की आग, विरह की वेदना की आग। और अब मेरा वो हिम बर्फ के समान शीतल प्रेम से युक्त हृदय जो आग बन गया है, अब विरह की अग्नि में जलने लगा। यानी शीतलता और अग्नि दोनों का, हिम और अग्नि दोनों का साथ साथ प्रयोग, यानी यहां भी कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास। तो इस प्रकार यहां पर एक बार फिर से प्रश्न पर चलते हैं। इन पंक्तियों में प्रिय के मिलन से उत्पन्न उल्लास का चित्रण बिल्कुल भी नहीं है, हम समझ चुके। सुंदर बिंब है, हीरे का बिंब बहुत सुंदर है। इन पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा, रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास अलंकार है, ये भी कहीं सही है। और इन पंक्तियों में प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। जगती का कलुष अपावन, तेरी विदग्धता पावे, फिर निरख उठे निर्मलता, यह पाप पुण्य हो जावे। इन पंक्तियों में व्यंजित भाव है, ए स्मृति जन्य व्यथा, बी सृष्टि के कल्याण की भावना, सी विरह वेदना या प्रिय की निष्ठुरता। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सृष्टि के कल्याण की भावना इन पंक्तियों में अभिव्यक्त की गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अब पंक्तियां देख लेते हैं। जगती का कलुष अपावन, तेरी विदग्धता पावे, फिर निरख उठे निर्मलता, यह पाप पुण्य हो जाए। कवि कल्पना कर रहे हैं यहां पर इस पद्यांश में भी दोस्तों व्यक्ति की जो पीड़ा है, यानी व्यष्टि पीड़ा जो है, व्यष्टि की वेदना जो है, वो समष्टि वेदना में विलीन हो रही है। कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण जगती यानी पृथ्वी, सृष्टि, सृष्टि में जितनी भी कलुष है, कालिमा और जो भी अपवित्रता है, कवि कामना करते हैं कि वो सारे मेरे हृदय में जो विरह की अग्नि जल रही है उसमें जलकर भस्म हो जाएं। यानी सृष्टि से सारी बुराई, सारी कालिमा, सारी दुर्भावनाएं और सारी अपावन वृत्तियां जो हैं वो मेरी विरह वेदना की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, यानी संसार के कल्याण की कामना। फिर निरख उठे निर्मलता, और चारों ओर इस जगत में जहां कालिमा है, अपवित्रता है, बुरे विचार हैं, दूषित मनोवृत्तियां हैं, वहां चारों ओर केवल और केवल निर्मलता व्याप्त होकर हमारे सामने आए, निखर कर सामने आए, और जितना भी इस सृष्टि में पाप है वो पुण्य में परिवर्तित हो जाए, यानी कालिमा उज्ज्वलता में परिवर्तित हो जाए। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। आगे चलते हैं। तुम अरे वही हाँ तुम हो मेरी चिरजीवन संगिनी, पंक्ति में चिरजीवन संगिनी किसे कहा गया है? विकल्प है प्रेम को, प्रणय वेदना को, प्रिय को या जीवन की विषमता को। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवि के जीवन में प्रेम से उत्पन्न जो वेदना है वो हमेशा उसकी संगिनी बनकर रही है। तो कवि ने चिर जीवन की संगिनी प्रणय वेदना को कहकर संबोधित किया है, तो आंसर होगा बी। अब ये पंक्तियां कवि जैसे ही वेदना से मिलते हैं, मानवीकरण अलंकार भी है, वार्तालाप हो रहा है वेदना के साथ। तुम अरे वही हाँ तुम हो, कि अरे तुम तो वही हो जो हमेशा से मेरे जीवन में मेरे साथ रही हो,
दुख वाले दग्ध हृदय की, मेरा दग्ध यानी जलता हुआ विरह की आग में, विरह की आग में जलता हुआ हृदय। दुख वाले, मेरा हृदय कैसा है, दुख से भरा हुआ है और विरह की आग में जलता हुआ हृदय है, और उसमें हमेशा रहने वाली मेरी जो वेदना है वो तुम हो। वेदने अश्रुमयी रंगिनी, और अलग अलग रंगों में आंसुओं के रूप में मेरे आंखों से निकलने वाली वेदना तुम ही मेरे जीवन की चिर संगिनी हो, यानी अनादिकाल से जब से मेरा जीवन है तब से तुम वेदना मेरे साथ ही मेरी संगिनी के रूप में रही हो। आगे चलें। सूनी कुटिया कोने में रजनी भर जलते जाना, लघु स्नेह भरे दीपक का देखा है फिर बुझ जाना। पंक्ति में रेखांकित पद संबंधित है, तो देखिए रेखांकित पद है लघु स्नेह भरे दीपक का, तो इसका अर्थ है, विकल्प दिए गए हैं, विरही जनों की वेदना से, प्रेम से, सुख दुख से, या प्रिय की निर्ममता से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर विरही जनों की जो वेदना है उसकी ओर संकेत किया गया है, तो आंसर होगा ए। अब इसे देखते हैं। कवि कहते हैं कि सूनी कुटिया कोने में, कि मेरा जो जीवन था जब तक हे प्रिय तुम नहीं आए थे तो सूनी कुटिया के समान था, और जिस प्रकार किसी भी सूनी कुटिया में एक तेल से भरा हुआ दीपक रहता है और वो पूरी रात तब तक जलता है जब तक कि उसका तेल समाप्त नहीं हो जाता, उसी तरह से हे प्रियतम मेरा जो सूना हृदय था वो तब तक जलता रहा निरंतर जब तक कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव विद्यमान रहा। तो मेरा जो स्नेह, स्नेह में श्लेष अलंकार हो गया है, स्नेह का एक अर्थ हो गया प्रेम और दूसरा हो गया तेल। तो जिस प्रकार तेल से भरा हुआ दीपक तेल विद्यमान रहने तक जलता रहता है, उसी तरह से मेरा जो प्रेम का दीपक है वो जब तक मेरे मन हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव रहा निरंतर जलता रहा, और जब तुम निष्ठुरता से मुझे त्याग कर चले गए तो देखा है फिर बुझ जाना। तो वो मेरे हृदय में जो प्रेम का दीपक था वो उसी प्रकार बुझ गया जिस प्रकार तेल खत्म होने के बाद सूनी कुटिया में जलने वाला, उसके कोने में जलने वाला दीपक बुझ जाता है। तो यहां पर इस प्रकार किसकी ओर संकेत किया गया है, प्रेम की ओर संकेत किया गया है। एक बार प्रश्न देख लेते हैं। विरही जनों की वेदना से संबंधित यहां पर यह कथन है, क्योंकि स्नेह भरा जो दीपक है वो किसका प्रतीक है, कवि के हृदय में व्याप्त जो प्रेम से उत्पन्न वेदना है उसका प्रतीक है। आगे चलें। बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में, पंक्ति में वेदना का कौन सा रूप व्यक्त हुआ है। इन पंक्तियों की चर्चा अभी हम कर चुके हैं एक प्रश्न में। ए लोक मंगलकारी रूप, बी संकुचित रूप, सी व्यथित रूप, या अलौकिक रूप। तो दोस्तों लोक मंगलकारी रूप यहां व्यक्त हुआ है, क्योंकि कवि कल्पना करते हैं कि मेरी उज्जवल भावनाओं का जो सार है वो ओस की बूंदों की तरह इस सूखे विश्व के जीवन में बरस जाए ताकि सर्वत्र आनंद और उल्लास व्याप्त हो जाए। तो आंसर होगा ए। तो ये पंक्तियां क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, आंसू में किस रस की प्रधानता है। यह प्रश्न DSSP PGT 2021 में पूछा गया। अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, या रति रस। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि करुण रस की प्रधानता है आंसू में, क्योंकि आंसू क्या है, एक स्मृति काव्य है और एक विरह काव्य है। आगे चलें। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है। DSSP PGT 2021 में पूछा गया। अब तक तो आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत सरल हो गए होंगे। चित्राधार, लहर, झरना और आंसू। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। आगे चलें। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ। DSSP PGT 2021 में पूछा गया। विकल्प है 1928, 1925, 1914 या 1930। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चर्चा हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। अगला प्रश्न, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों, का हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, ये पंक्तियां भी हम पढ़ चुके हैं, इस पर आधारित 2 प्रश्न भी पढ़ चुके हैं और इनके भाव को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। यूपी PGT 2009 में ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन यहां पूछा गया ये पंक्तियां किसकी हैं। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों आंसू काव्य से ली गई पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न,
आंसू है यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया। मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, प्रबंध काव्य है नहीं। अतुकांत जिसमें तुकबंदी नहीं हो वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें गेयता है। ये विकल्प तो वैसे ही खारिज है, तो यानी एक ही विकल्प हमारे पास बचा, मुक्तक काव्य संकलन है ये। तो आंसर इसका होगा ए। और एक बात और मैं यहां आपको बता दूं कि आंसू के काव्य रूप को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है, जिनकी चर्चा हम इस सत्र के शुरू में कर चुके हैं। अगला प्रश्न, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन आंखों में उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? और यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट 2020 और 21 में। विकल्प है प्रेयसी रूपवती है, दूसरा प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, तीसरा प्रेयसी निर्दय है, और चौथा प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रेयसी की निर्दयता का चित्रण यहां पर किया गया है। तो दोस्तों यहां इन पंक्तियों को अच्छी तरह हम समझ लेते हैं। कवि अपने प्रिय के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुख, उनका जो प्रिय का मुख है वो मुख कमल के समान सुंदर है, और उनके जो कान हैं जिस प्रकार कमल के फूल के साथ पत्ते शोभायमान होते हैं उसके, उसी तरह से किसलय से पुरैन के यानी कमल के पत्ते, तो कमल के पत्तों के समान कोमल और चिकने कान हैं प्रियतम के, जो कमल रूपी मुख के पास इस विद्यमान है। जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन आंखों में दुख किनके, और जिस प्रकार कमल के चिकने पत्ते पर जल के बूंदें ठहर नहीं पाती हैं, उसी तरह से मेरा जो प्रियतम है वो इतना निर्दय, इतना निष्ठुर स्वभाव का है कि उनके कानों में किसी के भी दुख की बात पहुंच जाए, लेकिन वो कभी उनके हृदय तक पहुंची ही नहीं, यानी कानों में कभी उसी प्रकार किसी के दुख ने उन्हें प्रभावित नहीं किया जिस प्रकार कमल के चिकने पत्ते पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती। यानी कुल मिलाकर प्रेयसी निर्दय है, इस बात की ओर यहां संकेत किया गया है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने आंसू काव्य पर बहुत अच्छी चर्चा की। उम्मीद करती हूं ये काव्य अब आपके लिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों के आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।